सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अकबर बादशाह अभी तक अपने निजी कक्ष से बाहर नहीं आए थे। तभी सेनापति अब्दुल रहमान तेज कदमों से आया और मुख्य दास से बोला, जहां पनाह को खबर दी जाए कि पशुपालक गांव से एक बड़ा मामला लेकर आया है। कुछ अजीब बात लग रही है। कुछ ही क्षणों बाद शाही घंटियां बजी और घोषणा हुई, जहां पनाह आ रहे हैं। सब खड़े हो गए। अकबर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, कौन है जो इतनी सुबह दरबार में आने की जुर्रत कर गया? अब्दुल ने झुककर कहा, जहां पनाह, एक देहाती किसान आया है। उसका कहना है कि उसका सबसे प्रिय बैल नंदराम कल रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, और गांव में सब कहते हैं कि ये कोई आम चोरी नहीं है। अरे, एक बैल की चोरी में इतनी बात? अकबर ने मुस्कुराकर कहा। मगर बीरबल, जो पास ही खड़े थे, धीरे से बोले, जहां पनाह, कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, तो ठीक है, बुलाओ उस किसान को। कुछ ही देर में दरबार में एक गरीब किसान दाखिल हुआ। मैले कपड़े, सिर पर गमछा, आंखों में आंसू। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम रामू है। मैं सीकरी के पास के गांव चंदनपुर में रहता हूं। मेरा एक बैल था, नंदराम। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था हुजूर, मेरा साथी था। उसी के दम पर मेरी खेती चलती थी। कल रात जब मैं सोकर उठा तो देखा कि वो गायब है। सिर्फ रस्सी का टूटा सिरा बचा था। किसी ने देखा? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, अंधेरी रात थी। मगर एक बात अजीब लगी। नंदराम की टांग में एक पुराना निशान था और उसके गले में पीतल की घंटी। सुबह जब मैं आसपास के खेतों में खोजने गया तो मुझे रास्ते में वही घंटी टूटी हुई मिली, लेकिन उसके ऊपर कुछ लाल निशान थे, जैसे खून के। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रामू बोला, हुजूर, गांव में एक व्यापारी है, महाजन लालचंद। कुछ दिन पहले उसने मेरा बैल खरीदने की पेशकश की थी। मैंने मना कर दिया तो वो बोला, देख लेना, नंदराम कभी तेरे पास नहीं रहेगा। अकबर ने आदेश दिया, लालचंद को गिरफ्तार किया जाए। मगर बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो पहले मुझे एक दिन का समय दे। बिना सबूत किसी को पकड़ना इंसाफ नहीं होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय मिलता है। अगर कल तक रहस्य न सुलझा तो वही व्यापारी दोषी माना जाएगा। बीरबल चुपचाप उस रात चंदनपुर पहुंचे। गांव में अंधेरा छा चुका था, पर खेतों से हल्की मिट्टी की गंध उठ रही थी। बीरबल ने कुछ गांव वालों से बातें की। एक बूढ़े चरवाहे ने कहा, हुजूर, कल रात मैंने कुछ अजीब देखा। गांव के दक्षिण वाले रास्ते पर 3 आदमी जा रहे थे। उनमें से एक ने अपने सिर पर कुछ भारी चीज रखी थी, पर मैं पहचान नहीं पाया कि कौन था। बीरबल ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ बात की? हां, एक बोला था, जल्दी चलो, सुबह होने से पहले पहुंचना है। बीरबल ने मन ही मन नोट किया। फिर वो लालचंद के घर पहुंचे। महाजन बहुत डरा हुआ था। हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो सुबह पता चला कि बैल गायब है। बीरबल मुस्कुराए, तो कल रात तुम कहाँ थे? मैं तो अपने गोदाम में था, गेहूं की बोरी गिन रहा था। अच्छा, बीरबल बोले, तो कल रात कितनी बोरियां थी? 332। आज 330। 2 बोरी तो आज सुबह ही निकली। बीरबल ने कहा, समझ गया, और चुपचाप वहां से निकल गए। अगली सुबह बीरबल फिर उसी खेत में पहुंचे जहां से बैल गायब हुआ था। उन्होंने मिट्टी को गौर से देखा। वहां पैरों के 3 निशान थे, 2 इंसानों के और एक बैल के। लेकिन बैल के पैरों के निशान अचानक एक जगह पर गायब हो गए, जैसे वो उड़ गया हो। बीरबल ने झुककर मिट्टी को छुआ। वहां कुछ सूखे पत्ते थे और उनके नीचे एक नीली चमकती धातु का छोटा टुकड़ा पड़ा था। ये क्या है? उन्होंने कहा और टुकड़ा उठाया। वो किसी तलवार के म्यान का कोना था,
जिस पर एक खास चिन्ह बना था, खूंखार शेर का सिर। ये निशान शाही सुरक्षा दस्ते के किसी सैनिक की तलवार पर होता था। बीरबल की आंखें चौंक गई। तो क्या इस चोरी में कोई शाही सैनिक शामिल है? रात को बीरबल उसी खेत के पास एक झाड़ी के पीछे छिप गए। आधी रात को उन्होंने दूर से 3 परछाइयां देखी। वे धीरे धीरे वही रास्ता पकड़कर जा रही थी जहां से बैल गायब हुआ था। बीरबल ने उन्हें पीछा किया। चांदनी की हल्की रोशनी में देखा कि एक आदमी ने गले में वही पीतल की घंटी पहनी हुई है, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। रुको! बीरबल चिल्लाए। तीनों भागे, पर एक फिसल कर गिर पड़ा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? वो कांपता हुआ बोला। हुजूर, मैं लालचंद का नौकर हूं। बैल कहाँ है? बैल नहीं हुजूर, वो तो पहले ही मर चुका है। क्या कहा? बीरबल गरजे। हाँ हुजूर, उसे हमने नहीं मारा। वो रास्ते में गिर पड़ा और मर गया। हम तो उसका चमड़ा उतार कर बेचने जा रहे थे। और बाकी दो? वे शाही सैनिक है। हमें उन्होंने ही कहा था कि बैल को गायब कर दो ताकि शक महाजन पर जाए। क्यों? क्योंकि महाजन ने उनकी कोई रिश्वत देने से इनकार किया था। बस वही वजह थी। बीरबल ने सोचा, अगर शाही सैनिक इसमें शामिल है तो मामला कहीं गहरा है। उन्होंने उस नौकर को लेकर दरबार लौटे, पर किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन दरबार में उन्होंने कहा, जहांपनाह, मामला सुलझ गया है, मगर मैं सजा देने से पहले एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कहा, दरबार के बाहर 5 बैलों को लाया जाए। उनमें से एक की टांग पर वही निशान है जो नंदराम की थी। जो असली मालिक होगा वो बिना देखे उसे पहचान लेगा। रामू किसान आगे बढ़ा। उसने एक एक बैल को छुआ, फिर अचानक बोला, ये रहा मेरा नंदराम। दरबार में सब हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? हुजूर, इसके सींग के नीचे एक छोटा सा निशान है जो किसी और में नहीं। बीरबल मुस्कुराए। मगर ये असली नंदराम नहीं है। सब चौंक गए। फिर? ये बैल असली नहीं, बल्कि वही बैल है जिसे मृत मानकर किसी और ने संभाल लिया था। असली बैल अब तक कहीं और छिपा है। और वो कहाँ है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, वो किले के अस्तबल में है। वही सैनिक उसे रखे हुए हैं। क्या? तुरंत सैनिकों को भेजा गया। किले के पुराने अस्तबल में सचमुच वही बैल पाया गया, जीवित मगर बुरी हालत में। सैनिकों ने कबूल किया कि उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोने के सिक्कों का लालच दिया था ताकि बैल को छिपा दिया जाए और दोष लालचंद पर आए। किसने दिया? अकबर ने पूछा। सैनिकों ने कहा, हम उसका चेहरा नहीं जानते, मगर उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी थी। शायद कोई दरबारी। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कहानी का असली अंत अभी बाकी है। जो व्यक्ति इस सब के पीछे है वो केवल लालच में नहीं, किसी और मकसद से काम कर रहा था। और वो कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं कल बताऊंगा, जब सूरज उगेगा और अंधेरा हटेगा। रात को बीरबल ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। दरबार की छत पर एक परछाई हिली। कोई व्यक्ति चुपके से शाही दस्तावेजों की ओर जा रहा था। लेकिन जब वो छत पर पहुंचे वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही टूटी हुई पीतल की घंटी पड़ी थी और उसके पास एक मुहर जिस पर लिखा था, राजकोष विभाग। बीरबल ने घंटी उठाई और कहा, अब खेल समझ आया, मगर इसका सिरा अभी भी अधूरा है। अगली सुबह दरबार में जब अकबर आए तो बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। उनकी मेज पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी, जहांपनाह, मैंने खोए हुए बैल को तो ढूंढ लिया, मगर अब मैं उस हाथ को ढूंढने निकला हूं जिसने सिर्फ बैल नहीं, आपकी साख पर भी वार किया है। आपका सच्चा सेवक, बीरबल। अकबर ने पत्र पढ़ा और गंभीर स्वर में बोले, अगर बीरबल चला गया है तो ये मामला राज्य की नींव तक पहुंचा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में बीरबल के चले जाने के बाद अकबर की आंखों में चिंता थी
पर आवाज शांत थी। रामू का बैल सुरक्षित लौटा था, पर बैल की गायब होने की घटना अब सिर्फ एक पशु चोरी न रहकर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा दिखाई दे रही थी। बीरबल की चिट्ठी, मैं उस हाथ को ढूंढने निकला हूं जिसने आपकी साख पर वार किया है, ने अकबर के मन में कई प्रश्न जगा दिए थे। किन्हीं कागजों पर रखी मुहर, राजकोष विभाग और एक टूटी हुई पीतल की घंटी ने बीरबल को रास्ते पर लगा दिया था। अब वो रास्ता उसे सीधे राजकोष तक ले जा सकता था, या कहीं उससे भी आगे, किसी ऐसी गहरी खाई तक जिस पर दरबार की नींव टिकी थी। अकबर ने दरबार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। बीरबल जो कुछ भी खोज रहा है वो शायद राज्य के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ा है, अकबर ने कहा। हमें हर दरवाजा खोलना होगा, हर कागज पलटना होगा और उन लोगों की पहचान करनी होगी जो रातों में काम करते हैं। दरबार के कुछ ही घंटे बाद बीरबल का नाम फिर सामने आया, पर न तो वो लौटे, न किसी ने उनकी कोई खबर दी। बीरबल चुपके से अलग अलग गांवों, किले और बाजारों में घूमते रहे। कोई संदेश भेज कर भी नहीं मिला। पर इन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि किसी ने शाही दस्तावेजों तक बिना रोक टोक पहुंच बनाई थी, और उसका निशान राजकोष की मुहर पर मिलना किसी अंदरूनी आदमी की शक्ल पेश करता था। बीरबल ने जिस मुहर की खोज की थी उसने उसे राजकोष विभाग के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वह रात में किले के संगमरमर गलियारे के पास छिपा हुआ देखता रहा, जब एक छोटी सी गाड़ी गुप्त रूप से आती और एक बुजुर्ग आदमी, जिसे बीरबल दूर से पहचान न सके, गाड़ियों में से कुछ कागज उतार कर अंदर ले गया। बुजुर्ग ने चलते हुए एक छोटी सी पटरियों पर कागज गाड़ दिए और फिर ऊपर की चढ़ाई पकड़ ली। बीरबल ने पीछे पीछे जाकर देखा कि वो बुजुर्ग एक पुराने मंदिर के बगल में रुका, जहां एक खंडहर सा भवन था। वो बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर गया। बीरबल ने वहां खंभा खंभा जांच की। कुछ स्मारक चिन्ह, मगर क्या चौंकाने वाला था, उसी मुहर की दुहराई दी जाने वाली लोहे की रंजकियां वहां पड़ी थी, पर उन पर खरोंच ऐसी थी मानो उन्हें किसी ने जल्दी से ही बदला हो। वहां से बीरबल ने जो पहला सुराग पाया वो एक छोटी पन्नी थी। ऊपर एक तारीख और कुछ अक्षर थे, खजाना 17 और श्री, नाम अधूरा। बीरबल ने आंसू सुखाए बिना उस पन्ने को अपनी जेब में रख लिया। वो जान गया कि ये मुहर केवल एक वस्तु नहीं, ये संकेत था। संकेत जो किसी बड़े खेल की चाल बताता था, एक ऐसा खेल जिसमें धन ही नहीं, सत्ता की चालें भी दांव पर थी। वो रात बीरबल ने एक गुफासी गली से चलकर गुजारी। वहां उसे एक बूढ़ा व्यापारी मिला, वही जो कभी अकबर के दरबार से व्यापारिक अनुमति लेकर आता था। व्यापारी ने बीरबल की आंखों में देखते ही कहा, तुम बीरबल हो, तुम्हें देखकर तो लगता है कि कुछ बड़ा चल रहा है। उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया, पर उसके चेहरे की मुरझाई हुई रेखाएं बताती थी कि उसने हाल में किसी बड़े लेन देन की खबरें सुनी थी, और वे खबरें राजकोष के किन्हीं खातों में गड़बड़ी से जुड़ी थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को शाही दस्तावेजों की नकल करते देखा है? व्यापारी ने धीरे से कहा, कोई भी इसे खुलेआम नहीं करता, पर कुछ लोग हैं कागजों के काम में माहिर। वे मुहरे फैक्ट्रियों से नहीं बनवाते, वे उन्हें शाही सिलसिले में बनाने वाले लोहारों से छीन लेते हैं। ये सुनकर बीरबल का मन भारी हुआ। अब निशान और गहरे हो चुके थे, और हर निशान एक और प्रश्न छोड़ रहा था। बीरबल ने राजकोष के पुराने रिकॉर्ड रूम में छापा मारा, पर वहां के दरवाजे बंद पाए गए। उसके पास कुछ दस्तावेजों की सूची थी, पर वे सूची बेहद सीमित थी। कुछ पुराने रजिस्टर गायब थे, कुछ में संशोधन किए गए थे, और कई पन्नों पर ऐसे दाग थे कि गवर्नर का नाम मिटा पोछा गया हो। एक रात जब बीरबल गुप्त रूप से रिकॉर्ड रूम के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सिपाही बाहर पहरा दे रहा है। बीरबल ने अपने कपड़े झाड़ते हुए जंगल के किनारे से एक छोटा रास्ता लिया और छत के ऊपर चढ़ा। छत के नीचे वो एक छोटी सी खिड़की से रूम में झांका और आंखें फैल गई। कमरे में कुछ कागज खुले पड़े थे, किसी ने उन पर कुछ चिन्ह लगा दिए थे, और कागजों के ऊपर
हल्की सी मोहर के निशान से पता चल रहा था कि हाल में कोई शाही दस्तावेज निकाले गए थे। उन कागजों में एक खास पन्ना था जिस पर एक तालिका बनी हुई थी और तालिका में कुछ नाम, राशि और स्थान लिखे थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ स्थानों के पास एक छोटा सा चिन्ह था, एक वृत्त जिसमें एक बिंदु और उसके आसपास 3 छोटे छोटे तीर। ये चिन्ह किसी विशेष विभाग के चिन्ह मालूम हुआ, पर बीरबल ने अब तक इसे किसी भी सरकारी मुहर में नहीं देखा था। वह चिन्ह बीरबल को कुछ पुराने किस्सों की याद दिला गया, उन दिनों की स्मृति जब राज्य के कुछ खजाने गुम हो जाते थे और वे चिन्ह उन स्थानों पर बनाए जाते थे जहां खजाना नेताओं द्वारा गुप्त रखा जाता था। पर अब चिन्ह भले पुराना दिखता था, पर उसके तरफ उठते पैरों पर ताजा मिट्टी भी दिख रही थी। यह संकेत था कि किसी ने हाल में ही उन जगहों पर चिन्ह बनाए थे। बीरबल धीरे धीरे पीछे हट आया, पर तभी एक सिपाही ने खिड़की की आवाज सुन ली। वो चिल्लाया, कौन है? और नीचे से पैदल आते लोग दिखे। बीरबल को पीछे हटकर छत से कूदना पड़ा। भागते भागते उसने देखा कि वे लोग 2 सिपाही थे जिन्हें वो पहले जानता नहीं था, पर उनके कपड़ों पर वही खूंखार शेर का निशान था जो उसने तलवार के म्यान पर देखा था। ये देखकर बीरबल के हाथ में घबराहट की ठंडक दौड़ गई। शाही सुरक्षा? उसने सोचा, या कुछ और जो उनकी शक्ल में छिपा हुआ है? अगले दिनों बीरबल ने सत्ताधारियों और दरबारी चपरे के बीच एक महीन जाल देखा। कुछ दरबारियों के बीच मनमुटाव था। कुछ लोग राजकोष में हो रही गड़बड़ी के बारे में फुसफुसा रहे थे, पर किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं थे। एक पुरानी बात फिर से उभर आई। 8 साल पहले एक शाही खजाना अचानक कम दिखा और तब भी कुछ दस्तावेज गायब पा लिए गए थे। तब राजकोष के गवर्नर को सौंपा गया कार्रवाई ने आधे अधूरे जवाब दिए थे और मामला दबा दिया गया था। बीरबल को शक हुआ कि वही पुरानी गुफ्तागू अब फिर से उठकर सामने आ रही है, पर इस बार ये और भी गहरा था। एक शाम बीरबल ने एक दुर्गंधी सी सूचना सुनी। किसी ने कहा कि खजाने की गुमशुदा राशि का कुछ हिस्सा बाजार में नई नई दुकानें खोलने और कुछ निजी खाता खुलवाने में लगा दिया गया था। वे दुकानें वही थी जिन्हें हाल के महीनों में कुछ रची गई महिलाएं चला रही थी और उनके खातों में बड़ी सी धनराशि आ रही थी। बीरबल ने छुपकर उन दुकानों के मालिकों से पूछताछ की, पर वे भयभीत थे। एक महिला जिसका नाम सावित्री था ने धीरे से कहा, हम बेवकूफ न हैं। हम जानते हैं कि ये धन कहां से आया है, पर हम किससे लड़े? जो हमें पैसा दे रहा है वही हमारे लिए मुसीबत से भी बचाता है। उसकी आंखों में भय के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी और बीरबल ने महसूस किया कि यह साजिश केवल कुछ सैनिकों की नहीं, ये लोगों की जिंदगियों में भी फैल रही थी। बीरबल ने एक और सुराग पकड़ा। राजकोष में एक काला बक्सा था जिसमें अनजान नामों के तहत कुछ सिक्के और रज़मीन स्तर के कागज रखे गए थे। उस बक्से पर वही वृत्त और तीरों वाला चिन्ह बना हुआ था। बीरबल ने उसे अपनी एक नकली आभूषण की थैली में छिपाकर निकाल लिया, पर वो खजाना बहुत भारी था और कागजों पर लिखी राशि देखकर वो सन्न रह गया। ये राशि वैसी नहीं थी जो सामान्य भ्रष्टाचार से जुड़ी हो। ये तो किसी बड़े राजनैतिक लेन देन की ओर इशारा कर रही थी, किसी बड़े अनुबंध या फिर रियासत के खरीद फरोख्त का भुगतान। अब बीरबल के मन में एक ही सवाल था, किसके पास इतना साहस है कि वो शाही मुहर की नकल करके राजकोष के गुप्त बक्से खोल रहा हो और फिर धन को चुपके चुपके बांट रहा हो? और सबसे बड़ी बात, किसके पास इतने लोग हैं जो रात दिन बिना किसी डर के उसके लिए काम कर रहे हों? बीसल के कुछ दिनों बाद बीरबल को एक पुराना दोस्त मिला, छोटा हसन, जो कभी अकबर के ताजी नियुक्त सिपाहियों में था, पर अब उसका नाम सूची से हट गया था। छोटा हसन ने बीरबल को आंखों आंखों में देखा और कहा, बीबुल सा, ये खेल बड़ा गंदा है। मेरी नजरों में कुछ लोग हैं जो अद्भुत रूप से चुप है, पर उनकी चुप्पी भूख से नहीं, योजना से है। उसने बतलाया कि उसने देखा है कि राजकोष में जो कागज निकले हैं वे अलग अलग शाही अधिकारियों के नामों के संग भेजे गए थे
पर उन नामों पर बाद में काले स्याही से लिखा गया था, रद्द। किसी बड़ी ताकत ने उन नामों के संबंधी सबूत मिटा दिए हैं, हसन बोला। और उन्होंने इसके पीछे कुछ और ही मकसद रखा है। कुछ लोग अपने हाथों से रियासतों का बंटवारा कर रहे हैं। बीरबल के दिमाग में विचारों की एक तलवार चल उठी। वो समझ गया कि ये केवल धन की चोरी नहीं, ये संपत्ति का पुनर्वितरण, सत्ता का हस्तांतरण और संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द था जो चुपके से सत्ता के बड़े हिस्से को हथियाना चाहता था। और अगर ऐसी साजिश सच थी तो उसका असर अकबर के शासन पर भी पड़ेगा। बीरबल ने छिपकर उन कागजों की सूची जुटानी शुरू कर दी जो उन दिनों गायब हुई थी। उसने पाया कि 8 साल पहले गायब हुए कागज उसी समय से घिरे हुए थे जब कुछ बेनाम घनिष्ठ दरबारियों का समूह किले के भीतर सक्रिय था। उन घनिष्ठ दरबारियों के बीच एक नाम बार बार आया, नवाब अमातुल्ला। वो टास तौर पर सत्ता के भीतर छुपा हुआ था। न तो जनता उसे जानती थी, न ही आम दरबारी, पर कुछ संदिग्ध लेन देन उसके नाम से जुड़े दिखे। क्या वो वही असली नायक या खलनायक था? बीरबल ने इसे लेकर सिर में झंझट महसूस किया, पर कच्ची सूचनाएं अभी पर्याप्त नहीं थी। बीरबल ने एक और चाल चली। वो चिट्ठियों की गुप्त अदला बदली पर नजर रख रहा था। कुछ चिट्ठियां भेजी जा रही थी, निशानियों वाली, जिनमें एक ही प्रकार की मुहर लगी थी। उन चिट्ठियों का मार्ग अजीब था। वे सीधा राजकोष के पते से एक सुनसान युद्ध कार्यालय तक जाती और फिर स्थानीय व्यापारिक पत्तियों के जरिए वितरित हो जाती। बीरबल ने उन पूरे रास्तों का अनुसरण किया और पाया कि कई बार चिट्ठियां मध्यरात में उन बुजुर्गों के हाथ से निकलती थी जो किसी तरह की घनी व्यापारिक गतिविधि में लगे हुए थे। उनके आर्थिक कोष में अचानक धन का आगमन हुआ और वे लोग उन तिजारती धन को साफ करके बाजार में नई दुकानों के नाम पर प्रवाहित कर रहे थे। इसी बीच बीरबल को एक अनचाहा संदेश मिला, एक पत्र जिस पर लिखा था, सत्य को पता चल गया है, अब बंद कर दो वरना बीड़ा तुम्हारे नाम का भी डूबेगा। पत्तर पर कोई मुहर नहीं, पर अक्षरों में ठंडक थी। बीरबल ने सोचा, ये चेतावनी किसने भेजी? क्या वही लोग जो इस गड़बड़ी का हिस्सा थे अब उसे भी पहचान गए थे, या ये सिर्फ किसी कायर का खतरा था? उस रात बीरबल ने भी एक सशक्त संदेश भेजा। उसने एक सफेद गुलाब के साथ एक पत्तर रखा जिसमें लिखा था, मैं देख रहा हूं, तुम छुप नहीं सकते। उस पत्तर का जवाब नहीं आया, पर अगले दिन उसे बाजार से एक छोटा सा संदूक मिला जिसमें एक वस्तु थी, एक कटे हुए तार की ओंठ पर लगे हुए सोने की परत के टुकड़े और साथ में एक छोटा सा मुखपत्र जिस पर एक और संकेत उभरा, वही वृत्त और तीर का चिन्ह। यह संकेत था कि अब खेल और भी संकीर्ण और पक्के हाथों में पहुंचा था। बीरबल अब निश्चय कर चुके थे कि आग लगी हुई थी और उसे बुझाने के लिए बड़ी आग लगानी होगी। जानकारी की आग, बेनकाबी की आग। बीरबल ने निश्चय किया कि अब उसे अकेले नहीं चलना चाहिए। उसने अपने उन दोस्तों को ढूंढा जिन पर वो भरोसा कर सकता था। छोटा हसन, बूढ़ा व्यापारी और सावित्री जैसी महिलाएं। साथ में उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे उन सभी स्थानों पर नजर रखेंगे जहां चिन्ह लगे थे और साथ ही वे उन दुकानों की निगरानी करेंगे जहां अचानक धन आ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे हर सप्ताह गुप्त रूप से मिलेंगे और अपने पास जो सुराग होंगे उन्हें जोड़ेंगे। पर उनकी योजना का पता भी किसी को चल गया था। एक भयंकर रात में जब बीरबल और सावित्री एक बाजार की दुकान पर मिले थे, अचानक कुछ सायों ने दुकानों पर हमला कर दिया। वे नकाबपोश थे और उनके भीतर कुछ सिपाही भी शामिल थे। भगदड़ मच गई, कुछ लोग घायल हुए और सावित्री का छोटा सा खाता लिखित डब्बा छीन लिया गया। इसमें वही कागज थे जो बीरबल को पिछले दिनों से मिल रहे थे और वे अब दूसरों के हाथ में पहुंच गए थे। ये हमला साफ संकेत था, हम जानते हैं तुम कौन हो। बीरबल ने बचते हुए कहा, यह अब सिर्फ चोरी नहीं, ये वारदात है। इस हमले ने सबका मन तपाया।
वे समझ गए कि विरोधी न केवल आर्थिक रूप से संपन्न है, बल्कि उनके पास ताकत भी है। वे बिना डर के हिंसा कर सकते थे, और ये भयानक चेतावनी थी कि जो कदम उठना था उसे चतुराई से उठाना होगा। अकबर ने दरबार में बुलाकर कहा कि वो इस मामले को खुद देखने आएंगे। उन्होंने राजकोष के सभी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि सच का पर्दाफाश हर हाल में होना चाहिए। पर अकबर को भी व्यर्थ आशंका थी। किसी बड़े दरबारी की छाया गिरने से दरबार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा, बीरबल को स्वच्छ हाथों से काम करने दो, पर साथ ही किसी भी तरह की त्वरित सजा से बचो जब तक सबूत न मिले। बीरबल ने अकबर से मिला। उनकी आंखों में वही चतुराई थी, पर वे चिंतित थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, हमने जो देखा है वो अभी आधा है। शाह का खजाना जो गायब हुआ था, उसके तार कहीं और भी बंधे हुए हैं, और मैं उन तारों को ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, अच्छा करो, पर याद रखो कि दस्तावेजों की सुरक्षा के बिना कोई भी सत्य स्थापित नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल को कुछ और अधिकार दिए। राजकोष के कुछ पुरातन रजिस्टर देखने की आज्ञा और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की छूट। बीरबल ने सुपुर्दगी से उन अधिकारों को ग्रहण किया और फिर से जाल बिछाने निकल पड़ा। बीरबल ने राजकोष के रजिस्टरों का गहराई से निरीक्षण किया। उसने पाया कि कुछ नाम अक्सर ऊपर आते। नवाब अमातुल्ला, किसी एक अजय सिन्हा का नाम जो हाल में नए करार मिला हुआ था, और एक चुपचाप रहने वाला सचिव जिसका नाम सिर्फ सिंह था, पर उसकी पहचान अस्पष्ट थी। उन रजिस्टरों पर कुछ पन्नों पर कुतरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ शब्द मिटाए हों। बीरबल ने उन पन्नों पर उंगली फेरकर देखा। कुछ मीटा हुआ स्याही अभी भी हल्का सा दिख रहा था, और जब उसने उसे हल्के तेल से साफ किया तो कुछ शब्द उभर आए। विवेक और खरीद, वार्षिक करार, और एक जगह 17 जून लिखित था। ये वही तारीख थी जो उसने मंदिर के पास मिले पन्ने पर देखी थी। अब तार जुड़े जा रहे थे। बीरबल ने एक और खोज की। सीमा पर एक स्थानीय फर्म को हाल में बड़ी सी राशि दी गई थी। फर्म का मालिक उसी व्यापारी का पुत्र निकला जिसने पहले उसे मुहर के बारे में बताया था। उस व्यापारी ने कहा कि उसका बेटा किसी बड़े राजनीतिक सौदे का हिस्सा बन गया था, और उसने किसी बड़े अधिकारी के दबाव में वह काम किया था। जब बीरबल ने और गहरा जांचा तो उसने पाया कि वे भुगतान सीधे उन दुकानों के खातों में जा रहे थे जिन्हें बाद में साफ किया जाता था। अब बीरबल के पास एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी थी। राजकोष का पैसा न केवल चोरी हो रहा था, बल्कि उसे बड़े धंधों में लगाया जा रहा था, और वो धंधा सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी था। कौन ये खेल चला रहा था? क्या वो कोई बाहरी शक्ति थी, या दरबार का ही कोई अंदरूनी आदमी? बीरबल के मन में घटता चश्मा अब तेजी से घूम रहा था। हर सुराग के साथ बीरबल आगे बढ़ता, और हर मोड़ पर एक और पर्दा गिरता। उसने एक रात राजकोष का पुराना रिकॉर्ड खोलते हुए पाया कि वहां पर एक महीना पहले एक गुप्त बैठक हुई थी। बैठक का एजेंडा था आंतरिक पुनर्वितरण। उसी मिनट बीरबल ने महसूस किया कि भाषा में चतुराई भरी हुई थी। पुनर्वितरण का अर्थ एक भला शब्द था, पर उसके अर्थ में खतरनाक राजनैतिक चालें छिपी थी। बैठक के आयोजक अमातुल्ला का नाम बार बार आया, पर जब बीरबल उससे मिलना चाहा तो नगर से उसका अचानक प्रस्थान हो चुका था। बिना किसी शोर शराबे के बीरबल ने पूछताछ की, पर सब लोग चुप थे। कुछ ने कहा कि नवाब अमातुल्ला ने खबर सुनते ही बाहर जाने का निर्णय लिया, और कुछ ने चिढ़कर कहा कि ये सब केवल अफवाहें हैं। पर बीरबल ने महसूस किया कि अफवाहों के पीछे भी अक्सर सच्चाई छुपी होती है, और अब सच्चाई की गंध उसे और तेज आती जा रही थी। एक और चौंकाने वाली बात मिली। नवाब अमातुल्ला के पास कई भाड़े के सैनिक थे जो रातों में किले के बाहर बेरहम ढंग से घूमते थे। क्या वही सैनिक उन सिपाहियों से जुड़े थे जिनके माथे पर खूंखार शेर का निशान था?
ये सवाल बीरबल को सताने लगा। उसने देखा कि जिन लोगों के ऊपर शक जताया गया वे चीजों को और भी गायब करने में माहिर थे। वे दस्तावेजों को नष्ट कर देते, लोगों को भयभीत कर देते और फिर उपयोगी नुकसान सहन करने वालों के नामों पर धन लगाते। ये सब योजना की लंबी चौड़ी नस थी और उसका सिर बाहर निकालने के लिए बीरबल को एक और चाल की जरूरत थी। बीरबल ने फैसला किया कि अब वो सीधे उस आदमी से टकराएगा जिसे वो सबसे अधिक शक करता था, नवाब अमातुल्ला। चुपके से उसने उसके पुराने अड्डे के पास रात में पहुंचकर देखा कि नवाब कुछ दस्तावेजों के साथ बैठा हुआ था, पर उसके साथ एक और चुपचाप शख्स भी था, दरबार का एक अनुभवी सचिव जिसका नाम था सिंह। दोनों चर्चा कर रहे थे और उनके हाथ में वही कागज थे जिन पर बीरबल ने पहले चिन्ह देखे थे। बीरबल धीमे से छुपकर उनके नजदीक पहुंचा। तभी नजर पड़ी कि नवाब अमातुल्ला की जेब से एक पन्ना गिरा और उस पन्ने पर वही तारीख और वही चिन्ह थे, खजाना 17। नवाब ने पन्ना उठाते हुए कहा, हमें जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। अकबर बुद्धिमान है पर उसकी निगाहें अब मेरे हाथ में नहीं आ पाएंगी। सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, हमने समझौता कर लिया है, बाजार भी तैयार है और सूचियां बन चुकी है। उनके शब्दों ने बीरबल की रगों में आग भर दी। बीरबल अब चुप न रह सका। वो अचानक निकला और दोनों के सामने खड़ा हो गया। नवाब अमातुल्ला, बीरबल ने कहा, जैसे हुक्म चल रहा हो। नवाब ने चौंक कर देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे बीरबल, तुम यहां कैसे? सिंह ने ठहाका लगाया, देखो अकबर का छोटा नसीहा, सोचता है कि कुछ पता चला लेगा। पर बीरबल की आंखों में जो आग थी वो किसी उपहास से कम न थी। तुम्हारे खेल अब खुल चुके हैं, बीरबल बोला और अपने हाथ से वो पन्ना उठा लिया जो नवाब की जेब से गिरा था। नवाब की नजरों में धीरे धीरे क्रोध उभरा, पर तभी किले की ओर से शोर उठा। कुछ सैनिक आ रहे थे। नवाब ने चुपके से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, पर बीरबल का जाल पहले से बिछा हुआ था। नवाब का सामना हुआ, पर भागने से पहले उसने शीतल हंसी में कहा, तुम बहुत निकट पहुंच आए हो, पर फिर भी बहुत दूर हो। सच सामने आने पर बहुत सारे नाम उजागर होंगे। क्या तुम तैयार हो उन सबकी कीमत चुकाने के लिए? और वो पल भर के लिए गूंज उठा, जैसे कोई चेतावनी थी। बीरबल ने उसे गिरफ्तार करवा दिया, पर नवाब का चेहरा बिना डर के था और उसके शब्द भविष्य की एक लंबी लड़ाई की सूचना दे रहे थे। नवाब अमातुल्ला की गिरफ्तारी दरबार में तहलका मचा गई। अकबर ने कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच होगी, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दरबार का वातावरण बदलने लगा। कुछ दस्तावेज मिले, पर उनमें से बहुत से आधे अधूरे थे। कई गवाह डर के मारे चुप थे। नवाब के साथ कई और नाम जुड़े, पर अधिकांश मामलों में प्रमाण साफ नहीं थे। बीरबल ने नोट किया कि बहुत सी बातों को धीरे धीरे दबाया जा रहा था, जैसे कोई ढाल उन लोगों को बचा रही हो। बीरबल को शक हुआ कि नवाब अकेला नहीं, उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति थी। किसी का हाथ जो अदृश्य था पर उसके बटन नहीं थे। वो हाथ शायद दरबार के भीतर भी था। वहीं बीरबल ने जिन दुकानों की जांच की थी, उनमें से कई का कारीगर कहना था कि धन कहीं और से आ रहा था। कुछ खातों में ऐसी प्रविष्टियां थी जिनका मामला सालों पहले का था, पर आज अचानक से दिखाई दिया और उनमें वही तीर्थ चिन्ह उभर आता था। बीरबल ने महसूस किया कि नवाब केवल एक पत्थर था और इस पत्थर के आगे और भी बड़े पत्थरों की पंक्ति थी और उन पत्थरों पर नीचे की जमीन भी हिल रही थी। अचानक ही एक रात अकबर के दरबार में एक बड़ा खुलासा हुआ। नवाब के पास से मिले कुछ कागजों में एक नाम उभर आया। वो नाम था महामंत्री वर्तिका। ये नाम सुनकर दरबार में हलचल मच गई। महामंत्री वर्तिका, जिसने अकबर के बहुत से फैसलों का मार्गदर्शन किया था, वो कैसे इस खेल का हिस्सा बन सकती थी? वो व्यक्ति जिसे अकबर बहुत भरोसा करते थे। इस खुलासे ने पूरे दरबार में हंगामा मचा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये फरेब है, कुछ ने कहा कि ये पुराना झूठ है,
पर बीरबल ने देखा कि जिस तरह से कागजों पर निशान बनाए गए थे और जिस तरह से कुछ धनराशियां उस नाम के साथ जुड़ी थी, वे संकेत उस दिशा में उठे कि कुछ बड़ा सच भी हो सकता था। कथित प्रमाणों के सामने वर्तिका ने कड़ी मानी। उसने कहा कि वो निर्दोष है और उसके पास अकबर द्वारा दिए गए कई आदेशों की प्रतियां थी, जो दिखा रही थी कि वो अक्सर राजकोष और खजाने के छुपे हुए प्रश्नों का विरोध करती। पर बीरबल ने एक छोटी सी बात देखी। वर्तिका की लिखी हुई एक चिट्ठी में कुछ शब्द ऐसे थे जो किसी और हाथ से बदले गए थे। ये देखा जा सकता था कि किसी ने चिट्ठी में छोटे छोटे बदलाव कर दिए थे। शब्दों की स्याही पर हल्का सा उभरा हुआ मेल था। बीरबल ने महसूस किया कि वर्तिका की ही नहीं, बल्कि किसी और की भी स्याही को नकल किया गया था। यह किसी दूसरे जोरदार खिलाड़ी की चाल थी, कोई जो वर्तिका को भी फंसाना चाहता था। वर्तिका के कमरे की तलाशी के दौरान कुछ छुपे बक्से मिले, पर वे खाली थे। ऐसा लगा मानो किसी ने वहां से पहले ही चीजें उठा ली हों। पर बीरबल ने देखा कि एक किताब की अंतरकथा में कुछ संकेत छुपे हुए थे, और उन संकेतों में वही तीरों और वृत्त का चिन्ह फिर उभर आया। बीरबल ने सोचा, ये चिन्ह हर जगह है, किसी गुप्त अलगाव का प्रतीक। उसने तय किया कि वो उन संकेतों की शुरुआत का पता लगाएगा, और वो रास्ता उसे फिर एक पुराने खजाने के दस्तावेज तक ले गया जो वर्षों पहले कभी किसी ने खोले नहीं थे। पुराने रजिस्टरों में बीरबल को एक नक्शा मिला, एक छोटा सा नक्शा जिसमें कुछ बिंदु चिन्हित किए गए थे, और उन बिंदुओं के पास वही वृत्त और तीर का चिन्ह लगा हुआ था। नक्शे पर एक स्थान विशेष रूप से चिन्हित था, एक सुनसान किला जिसका नाम था भरतपुर का पुराना महत्व। नक्शे पर एक पुरानी तारीख भी थी, ठीक वही तारीख जो मंदिर के पास पाई गई थी। यह संकेत था कि कहीं न कहीं वर्षों पहले की इसी योजना की शुरुआत हुई थी, और आज वही योजना फिर से सक्रिय हो रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया लंबी थी, और इसके आरंभ के गवाह अब शायद जीवित नहीं थे, पर कुछ निशान आज भी बच गए थे। बीरबल ने यह नक्शा लेकर अकबर से मिला। अकबर ने गंभीरता से कहा, यदि यही वही शुरुआत का सूत्र है तो हमें वहां जाकर देखना होगा। पर यह कार्य खतरनाक है, और यह राजकीय सीमा के भीतर हो सकता है। अकबर ने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों का छोटा जत्था दिया, और बीरबल को आदेश दिया कि वे उस किले की जांच करें, पर गुप्त तरीके से। बीरबल को यह भरोसा था कि यदि वहां कुछ मिला तो वो खुलासा बड़ा होगा, या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की गुत्थी और भी उलझ जाएगी। भरतपुर का किला सुनसान, बिखरा और अजीब सा सन्न था। वहां पर मिट्टी पर पुरानी छापें, टूटे फूटे वास्तुओं की गूंज और पुराने पत्थरों पर उत्कीर्ण चिन्ह थे। बीरबल और उसकी टोली ने धीरे धीरे किले के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने के दरवाजे पर वही वृत्त और तीर का चिन्ह खुदा हुआ मिल गया। अंदर एक लंबा सा मार्ग था, और रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष थे जिनमें कुछ बक्से रखे गए थे। उन बक्सों पर पुरानी विदेशी मुद्राएं, तारों के कबूतरों के कुछ खत और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे, पर अधिकतर बक्से खाली थे। पर एक कोने में एक पुराना चॉकलेट रंग का संदूक रखा था, जिसमें कुछ सिक्के और कुछ कागज पड़े थे, और उन कागजों में एक विशेष प्रकार का लेखन था, एक सूची जिसमें नाम और राशियां दर्ज थी। बीरबल ने वो सूची ध्यान से पढ़ी, और उसके हाथ कांप गए। सूची में उन कुछ गांवों और उन कुछ दुकानों के नाम थे जिनकी जांच वे पिछले हफ्तों में कर रहे थे, और उन सभी के आगे एक तार था, वितरित, खरीदा गया। ये तो वही था, पुराना खजाना और उसकी फिर से बंटवांट। पर सूची में एक और स्तंभ था, लाभार्थी, और उसके सामने कुछ प्रमुख नाम लिखे थे। उन नामों में वर्तिका का नाम भी था, पर उसका नाम अगला नहीं था, बल्कि उसके सामने एक छोटा कोड लिखा हुआ था जो किसी कार्यालय संकेत से मिलता जुलता था। बीरबल ने समझा कि यह सूची किसी संगठन की, किसी लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था की रिकॉर्ड थी, और वर्तिका का नाम इस व्यवस्था का पार्ट बताता हुआ दिखाई दिया।
पर यह भी संभव था कि किसी ने वर्तिका का नाम जोड़कर उसे फंसाने की कोशिश की हो। कुछ देर के लिए बीरबल चुप रहा। उसने पूरी सूची की कॉपी निकाल ली और अपने पास रख ली। उसे अब महसूस हुआ कि यह खेल सिर्फ धन का नहीं, ये पहचानों और चेहरों का खेल था। और जितना वो आगे जाता, उतना ही उसे लगता कि असली खेल कहीं और था, किसी ऊंची जगह पर, किसी ऐसी जगह जहां सत्ता की बुनियाद रखी जाती थी। किले से लौटते समय बीरबल को एक खबर मिली, एक अज्ञात संदेश जो किले के बाहर एक बूढ़े चाय वाले के पास रखा हुआ था। संदेश में लिखा था, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर है। संदेश पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, पर पीछे की तरफ वही छोटा सा वृत्त और तीर का चिन्ह था। यह संदेश बीरबल के दिमाग को चूर कर गया। उसे लगा कि अब वो और भी ऊंची स्थलों की ओर बढ़ चुका है, और शायद वास्तविक षड्यंत्रकार वही था जिसके बारे में उसने सोचा भी न था। वो कौन था जो इतना निकट था कि बीरबल की हर चाल से आगाह था? बीरबल ने तय किया कि अब उसे सबसे सुरक्षित और स्पष्ट कदम उठाना होगा, खुलकर सब कुछ अकबर के सामने रखना। उसने अगले दिन अकबर को पूरी तरह खोला, पुराने दस्तावेज, किले की सूची और वर्तिका के नाम के पास मिली कोडिंग। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बोला, अगर ये सच है तो ये सिर्फ धन का समस्या नहीं, ये राज्य व्यवस्था पर हमला है। हमें जो भी ठोस सबूत मिले उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो बुलंदियों पर चढ़कर आपके पैरों के नीचे की जमीन हिला देते हैं। अगर हम जल्दी में कोई घोषणा कर दें तो असल हत्यारे छूट सकते हैं। अकबर चुप रहे। उनकी आंखों में लड़खड़ाहट थी, पर उन्होंने बीरबल के निर्णय को मान लिया। कहानी का यह चरण एक बड़ा मोड़ लेकर आया। बीरबल ने जो कागज और प्रमाण इकट्ठे किए थे वे सब कुछ उजागर करने के लिए काफी थे, पर वे अधूरे भी थे। जिन लोगों के नाम सूची में थे वे शक्तिशाली और संसाधनों से भरपूर थे, और जिनको फंसाया जा रहा था वे चुप्पी में अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आंसू छिपा रहे थे। नवाब अमातुल्ला की गिरफ्तारी ने एक बड़े जाल को थोड़े सेक्शन के लिए सुलझा दिया, पर उससे ऊपर जो हाथ था वो अब भी छिपा हुआ था। वर्तिका की ओर इशारा मामला और उलझा गया। क्या वह सचमुच दोषी थी या फिर वो किसी बड़े खेल की शिकार थी? बीरबल ने समझ लिया कि अब उसे अपनी सीमा बढ़ानी पड़ेगी। वो केवल शाही दस्तावेज और किले के निशानों के पीछे नहीं छिप सकता। उसे उस अंत का पता लगाना होगा जो अभी खुला पड़ा था। उसने अपनी टोली को समझाया कि वे हर जगह निगरानी बनाए रखें, पर खुद वो फिर से अज्ञात की ओर निकल पड़ा। उसने अकबर को अपनी जांच के साथ एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, जहांपनाह, मैंने बैल खोज लिया, पर अब मैं शहंशाह के सबसे बड़े प्रश्न का पीछा कर रहा हूं। जहां तक मैं पहुंचना चाहूंगा वहां यह मामला खुलकर सामने आएगा या और गहरा हो जाएगा। मैं आपको तब बताऊंगा जब अगला पन्ना मेरे हाथ में होगा। अकबर ने चिट्ठी पढ़ी और बोले, बीरबल, तुम अनेक बार हमें चौंकाते रहे हो, पर अब जो भी सच सामने आए उससे राज्य की साख भी जुड़ी है और लोगों की जिंदगियां भी। और फिर उन्होंने कहा, जाओ और सच लाओ, पर धैर्य के साथ। बीरबल फिर से निकल पड़ा, पीतल की छोटी सी घंटी अपनी जेब में लिए और कागज की पुरानी सूची अपने साथ लेकर। 3 दिनों से बीरबल लापता थे। शाही सैनिकों ने उन्हें अंतिम बार देखा था भरतपुर के उस प्राचीन किले के नीचे उतरते हुए, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। अकबर की आंखों में बेचैनी थी। वो जानते थे बीरबल जहां जाते हैं वहां से सिर्फ सच लौटता है, पर सच कभी कभी इतना भारी होता है कि राज्य भी डगमगा जाता है। पहला दृश्य, किले की परछाइयां। तीसरे दिन की सुबह एक शाही घोड़ा फतेहपुर के दरवाजे पर पहुंचा। घोड़े पर धूल, मिट्टी और रक्त के निशान थे। सवार खुद बीरबल थे। दरबारियों ने दौड़कर उन्हें पकड़ा। उनकी आंखों में रातों की जाग और माथे पर खरोंचे थी। अकबर ने खुद उठकर कहा, बीरबल, आखिर क्या मिल गया तुम्हें?
बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, मिल गया, वो भी सब कुछ जो आंखें देखना नहीं चाहती। और फिर जैसे किसी कहानी का पर्दा उठता हो, उन्होंने अपने थैले से एक पुराना बक्सा निकाला। उस पर वही चिन्ह खुदा था, वृत्त और 3 तीरों वाला। जहांपनाह, बीरबल बोले, ये वही संदूक है जिसके पीछे पूरे साम्राज्य में हलचल मची थी। इसे खजाना 17 कहा गया, क्योंकि ये वो 17 वा गुप्त कोष था जो राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए अलग रखा गया था। मगर ये तो कई वर्षों पहले बंद हो चुका था, अकबर ने कहा। बिल्कुल, बीरबल ने सिर हिलाया, पर यह बंद हुआ था कागज पर, हकीकत में नहीं। इसका धन धीरे धीरे गायब होता रहा और उसकी जगह बनते रहे नकली बही खाते। वो धन, जहांपनाह, आज भी घूम रहा है, सिर्फ सिक्कों की शक्ल में नहीं, बल्कि साजिश की शक्ल में। अकबर की आंखों में सन्नाटा था। कौन कर रहा था ये सब? यही तो राज है, जहांपनाह, जो अब छिपा नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, यह साजिश किसी एक की नहीं थी, बल्कि 3 लोगों की थी। पहला, नवाब अमातुल्ला, जिसने खजाने के पुराने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। दूसरा, सचिव सिंह, जिसने राजकोष की मुहरों की नकल बनाई। और तीसरा, उन्होंने गहरी सांस ली, महामंत्री वर्तिका। दरबार में हड़कंप मच गया। सबकी निगाहें वर्तिका पर थी, वो जो अकबर की सबसे भरोसेमंद सलाहकार मानी जाती थी। अकबर ने अविश्वास में पूछा, वर्तिका? असंभव, वो तो ईमानदारी की मिसाल रही है। बीरबल ने कहा, ईमानदारी की मिसाल ही तो सबसे अच्छा मुखौटा होती है, जहांपनाह। वर्तिका वही थी जिसने खजाना 17 को बंद करने की सिफारिश की थी, ताकि वो कोष जनता की नजरों से ओझल हो जाए। फिर उन्हीं दस्तावेजों पर नकली मुहरें लगाकर वो धन अलग अलग व्यापारिक निवेश के नाम पर गांवों और शहरों में फैलाया गया। और इसका उद्देश्य? अकबर ने पूछा। सत्ता, बीरबल बोले, राजकोष के माध्यम से धीरे धीरे वर्तिका और उसके साथियों का प्रभाव बढ़ाना। एक दिन ऐसा आता जब दरबार के फैसले जहांपनाह की नहीं, बल्कि उन्हीं की मर्जी से होते। बीरबल ने संदूक खोला। अंदर 5 मुहरबंद पर्चियां थी। हर एक पर लिखा था राजकोष वितरण, आंतरिक उपयोग, और हर पर्ची पर वर्तिका की हस्ताक्षर थी, लेकिन अलग अलग स्याही में। देखिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह स्याही एक जैसी नहीं है। यहां वर्तिका ने केवल पहली 2 पर्चियों पर हस्ताक्षर किए थे, बाकी 3 पर हस्ताक्षर नकली है, सिंह की लिखावट में। वर्तिका असली साजिश में बाद में फंसी, क्योंकि उसने पहले 2 सौदों को जायज मान लिया था। पर जब उसे एहसास हुआ कि धन केवल नाम पर नहीं, बल्कि शाही खजाने से चोरी होकर बाहर जा रहा है, तब उसने विरोध किया। और उसी दिन से उसकी हर गतिविधि किसी और के हाथों में रिकॉर्ड की जाने लगी। मतलब वर्तिका दोषी नहीं? अकबर ने पूछा। वो दोषी थी, मगर पूरी तरह नहीं। वो उस चाल में फंसी जहां अच्छाई का उपयोग बुराई की ढाल के रूप में किया गया। अब बारी थी नवाब अमातुल्ला की। बीरबल ने कहा, नवाब वो व्यक्ति था जिसने इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार की। राज्य की सीमाओं की रक्षा के नाम पर उसने अलग अलग विभागों में नकली खर्चे दिखाए। उसी ने सिन्हा को सिखाया कि कैसे दस्तावेजों की स्याही बदली जाती है और कैसे मुहरों की प्रतिलिपि तैयार की जाती है। नवाब का अंतिम उद्देश्य केवल धन नहीं था। वो चाहता था कि साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था उसके कब्जे में आ जाए। वो खजाना 17 को एक गुप्त कोष बनाकर धीरे धीरे अकबर की शक्ति को कम करना चाहता था। और बैल? अकबर ने पूछा, उस गरीब किसान का बैल इस सबसे कैसे जुड़ा? बीरबल मुस्कुराए। वही तो इस साजिश का पहला सुराग था, जहांपनाह। नंदराम, वो बैल, असल में राजकोष के खेत में काम करता था। उसके गले की पीतल की घंटी पर वो नकली मुहर लगी थी,
जो सिंह बनाता था। जब बैल गायब हुआ तो समझिए साजिश का पहला पेंच ढीला हो गया, क्योंकि वो घंटी जो गलती से गिर पड़ी थी, उस पर बना हुआ नकली चिन्ह ही इस पूरे राज का पहला सबूत था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो ये सब एक बैल से शुरू हुआ। हां, जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी ईश्वर न्याय की शुरुआत सबसे मामूली जीव से करवाता है। बीरबल ने आगे कहा, भरतपुर का पुराना किला जहां मैं गया, वो इस साजिश का गुप्त भंडार था। वहां 27 बक्से थे, जिनमें से 24 खाली थे। 3 बक्से अब भी सिक्कों से भरे थे। उनमें से एक संदूक पर लिखा था, शाही करार, दक्षिण विभाग। ये वही धन था जो कभी किसानों की सहायता के लिए निकला था, पर वापस किसी ने नहीं लौटाया। अकबर ने कहा, और बाकी धन? वो पहले ही बाजारों और व्यापारिक रास्तों में बांट दिया गया। आपके नाम पर खोली गई कई दुकानों और संस्थाओं में वो धन आज भी घूम रहा है, पर सच्चाई यह है कि वो अब किसी के पास नहीं, सिर्फ खातों के अंकों में रह गया है। अब दरबार में तीनों को बुलाया गया, वर्तिका, सिंह और नवाब अमातुल्ला। बीरबल ने अपनी जांच के सारे प्रमाण रखे। सिंह, उन्होंने कहा, क्या तुम इन दस्तावेजों को पहचानते हो? सिंह कांप गया। मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। किसके आदेश? बीरबल ने तेजी से पूछा। सिंह ने झुककर कहा, नवाब अमातुल्ला के। और वर्तिका? बीरबल बोले, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे नाम से ये सब हो रहा है? वर्तिका ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, पर बहुत देर से। जब मैंने विरोध किया तो नवाब ने मुझे राजद्रोही बताकर चुप रहने पर मजबूर किया। मुझे पता था, अगर मैं बोलूंगी तो अकबर के दरबार में मेरा नाम ही कलंक बन जाएगा। मैंने सोचा एक दिन बीरबल सच तक पहुंचेगा। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। वहां ग्लानि थी, पर झूठ नहीं। फिर उन्होंने नवाब की ओर देखा। क्या ये सब सच है? नवाब मुस्कुराया। सच? सच वो होता है जिसे ताकतवाला बोल दे, जहां अपना। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ वो किया जो इस साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर सके। अगर एक बैल के गायब होने से तुम्हारा दरबार हिल सकता है, तो सोचो एक खजाने की चोरी से क्या होगा? मौत, बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, और तुम्हारी चाल यही खत्म होती है। अकबर ने खड़े होकर आदेश दिया, नवाब अमातुल्ला को राज्यद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाए। सचिव सिंह को 10 वर्षों की कैद और उसके समस्त पद जब्त किए जाए। फिर उन्होंने वर्तिका की ओर देखा। तुम्हारा अपराध अज्ञान का था, विश्वासघात का नहीं। तुम्हें क्षमा दी जाती है, पर राज्य सेवा से मुक्त किया जाता है। दरबार में मौन फैल गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, ये अंत नहीं, एक सीख है। राज्य का सबसे बड़ा खजाना उसका धन नहीं, उसकी ईमानदारी है। अगर वो खो जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की तलवार सबसे तेज होती है। संध्या के समय बीरबल उसी खेत में पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था। नंदराम, वो बैल, अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसके गले में नई पीतल की घंटी चमक रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तू तो जानवर था, पर तेरी सच्चाई ने इंसानों के मुखौटे उतार दिए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। बीरबल ने घंटी उतारी और मिट्टी में गाड़ दी। जिसने साजिश की शुरुआत बताई, उसे अब शांति में सोना चाहिए। उन्होंने कहा। दरबार में कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। राजकोष की नई व्यवस्था बनाई गई। नकली मुहरों को नष्ट कर दिया गया और खजाना 17 को सदा के लिए बंद कर दिया गया। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कभी साजिशें पूरी तरह समाप्त होती हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, साजिशें नहीं, पर उनसे उपजा अनुभव जरूर रहता है, और जब तक अनुभव जीवित है, राज्य कभी अंधकार में नहीं डूबेगा।
अकबर ने आकाश की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे। तो अब सब खत्म? उन्होंने पूछा। हां, जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अब कहानी पूरी हुई और हवा में एक क्षीण सी आवाज गूंजी, जैसे कहीं दूर मिट्टी में दबी वही पीतल की घंटी आखिरी बार बज उठी हो।